हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। बिपिन चंद्रा जी की पुस्तक का ये 8वां अध्याय है। प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष। इसको मैं शुरू करूं, इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंडिया में प्रेस का इतिहास क्या रहा है और किस तरह से भारत में प्रेस की शुरुआत हुई है। और रही बात प्रेस की आज़ादी की, तो मुझे लगता है कि आज भी लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद शायद हमारा प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, और ये शायद खुद प्रेस की कमी है या हमारे सिस्टम की, पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करने जा रहे हैं कि प्रेस की आज़ादी के लिए क्या संघर्ष हुआ। आधुनिक समाचार पत्रों की शुरुआत जो भारत में हुई है वह यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ मानी जाती है, और भारत में जो पहली पुस्तक छापी गई, उस पुस्तक को छापा था गोवा के पादरियों ने। गोवा के पादरियों के द्वारा जो है पहली पुस्तक छापी गई, और ये पुस्तक छापी गई थी 1557 में, 1557 में ये भारत में पहली पुस्तक छपी थी आधुनिक तरीके से, पहली पुस्तक। और अगर आप पीछे जाइए प्रेस के पहले, क्योंकि प्रेस का जो आधुनिक रूप है या जो मॉडर्न टाइप ऑफ प्रिंटिंग है, इसकी शुरुआत वैसे कहाँ से हुई, तो ये माना जाता है कि पेपर की शुरुआत चीन से हुई है। तो छपाई की शुरुआत भी जो है फिर चीन, जापान और कोरिया, इन देशों में ही प्रिंटिंग शुरू किया गया था। जापान, कोरिया और चीन में लकड़ी के साँचे बनाए जाते थे और उन्हीं साँचों में स्याही भरकर छपाई की जाती थी। यानी मशीनी छपाई तो नहीं थी, लेकिन यह है कि प्रिंटिंग का एक तरीका उन लोगों ने डेवलप कर रखा था। और आधुनिक समय में इंडिया में प्रेस की अगर बात की जाए तो ये गोवा के पादरियों के द्वारा ये लाया गया। भारत में पहली पुस्तक छापी गई 1557 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में पहली बार बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ पे? बॉम्बे में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में द बंगाल गज़ेट भारत का पहला अखबार माना जाता है। 1780 में द बंगाल गज़ेट ये भारत में पहला अखबार माना जाता है, और इसको शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की तथा बंकिंघम ने कलकत्ता जर्नल के नाम से किया, और किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में है, और इसका नाम भी बंगाल गज़ेट है। 1816 में, और बंगाल गज़ेट के नाम से ही पहला समाचार पत्र छापा गया 1816 में, और इसका प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। बंगाल गज़ेट का प्रकाशन किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे गवर्नर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और कुछ गवर्नर ऐसे हुए हैं जिनको हम भारत में प्रेस की आज़ादी के समर्थक के रूप में देखते हैं कि उन्होंने भारत में प्रेस की आज़ादी के लिए काम किया है।
बंकिंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया और आधुनिक रूप जो प्रेस की है ये उन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी जो नेशनल जर्नलिज्म है इसकी शुरुआत राम मोहन राय के द्वारा शुरू की गई और राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी 1821 में तथा मीरातुल अखबार 1822 में, मीरात उल अखबार 1822 में प्रकाशित किया। इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे। तो ये सारा कुछ चलता रहा प्रेस को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेस का इतिहास भारत में इतना आसान रहा है। सबसे पहला जो गवर्नर बना जिसने प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो वो लॉर्ड वेलेस्ली है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रेस पर कंट्रोल किया गया। इसने नियम बनाया कि जो भी समाचार पत्र छपेंगे उस पर संपादक, प्रिंटर और ओनर इनका नाम देना अनिवार्य होगा। लेकिन आगे चलकर 1818 में 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। उसके बाद 1823 में कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स के द्वारा लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया और इस लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के द्वारा प्रिंटर और पब्लिशर का नाम मतलब छापना ही था, साथ ही साथ इनको समाचार पत्र छापने के लिए यानी प्रेस को एस्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और इस लाइसेंस रेगुलेशन के द्वारा राम मोहन राय का जो मीरातुल अखबार है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जो एडम्स ने जो लाइसेंसिंग अधिनियम 1823 बनाया, इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा राम मोहन राय का जो मीरातुल अखबार है, मीरातुल अखबार, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। बेंटिक के बाद जो गवर्नर जनरल बना है चार्ल्स मेटकाफ। आपको ये भी याद रखना कि कौन से गवर्नर ऐसे हैं जो प्रेस के प्रति कठोर हैं, भारत में प्रेस की आज़ादी के विरोधी हैं, और कौन से गवर्नर ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस को आज़ाद किया या प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे। तो अगर प्रेस की आज़ादी के समर्थक की बात करेंगे तो हमें मिलेगा विलियम बेंटिक। हालांकि विलियम बेंटिक ने कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं और विलियम बेंटिक एक चीज़ के लिए और जाना जाता है कि प्रेस को लेकर इसका जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से लिबरल था, उदार था। और बेंटिक के बाद जो कार्यवाहक गवर्नर बना जिसका नाम है चार्ल्स मेटकाफ, इसको हम कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं मुक्तिदाता, क्योंकि इसने प्रेस को पूरी तरीके से फ्री किया। अब ऐसा भी नहीं है कि फाइनली इनका ये सब कुछ चलता रहा, फिर आगे चलकर फिर लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया जाएगा। 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया जाएगा, 1867 में से और स्ट्रांग बनाया जाएगा। ये चीज़ें होती रहेंगी समाचार पत्र को लेकर। तो बिपिन चंद्र जी ने कहाँ से शुरुआत की है, तो इनकी जो शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी, ये क्या लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में या प्रारंभ में भारत में चेतना की लहरें हिलोरे लेने लगी थीं और मानव अधिकारों और ख़ासकर प्रेस की आज़ादी के सवाल महसूस किए जाने लगे थे। यानी ये कहते हैं राम मोहन राय जी, मतलब राम मोहन राय कह रहे हैं, ये बिपिन चंद्र जी लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ है, 19वीं सदी के प्रारंभ में
यानी हम ये समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के, क्योंकि बिना किसी समाज में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक प्रेस की आज़ादी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि प्रेस की आज़ादी की बात हो रही है तो इट मीन्स कि लगता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज के अंदर जागरूकता आ चुकी थी और इसी समय प्रेस की आज़ादी की बात होने लगी थी, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी बात होने लगी थी। और 1824 में, चूँकि एडम्स ने 1823 में रेगुलेशन बनाया था, तो उसी के बाद 1824 में राम मोहन राय ने, जो एक बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, भारत के ब्रह्म समाज के फाउंडर भी हैं राम मोहन राय, और इनका मेन काम जो है वो सती प्रथा को लेकर है। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को बैन किया गया, इंडिया में सती प्रथा को लेकर कानून बनाया गया। तो राम मोहन राय जी ने 1824 में सुप्रीम कोर्ट को एक ज्ञापन भेजा। उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा, हर अच्छे शासक को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि वह लोगों को ऐसा साधन उपलब्ध कराए जिसके जरिए उन समस्याओं और मसलों की सूचना शासन को जल्दी से जल्दी मिल सके जिन समस्याओं के हल में शासन के हस्तक्षेप की ज़रूरत है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि प्रेस को अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दी जाए। यानी 1824 में राम मोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देकर ये बताया कि प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए और ये ज़रूरी है कि सरकार प्रेस को आज़ादी दे। खैर, ये उनका अपना प्रयास था। और भारत में अगर देखा जाए तो पत्रकारिता के लिए सबसे पहले जो दंडित होने वाले व्यक्ति हैं वो थे सुरेंद्र बनर्जी जी। तो सुरेंद्र बनर्जी की मैं यात्रा भी शुरू करूं, बताऊं उसके पहले थोड़ा सा एक हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। 1878 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था और इसको लाने का उद्देश्य था अमृत बाजार पत्रिका को बैन करना। और इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था या लेकर आया था गवर्नर लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन काफ़ी क्रूर गवर्नर माना जाता है और इसने इंडियन नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। तो लॉर्ड लीटन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। इस प्रेस एक्ट के द्वारा जो अखबार टारगेट किया गया था वह अखबार था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, और अमृत बाजार पत्रिका जो है ये दो भाषाओं में छपती थी। एक तो इंग्लिश में छपती थी और एक बंगाली भाषा में छपती थी। और ये काफ़ी पॉपुलर समाचार पत्र था और इसको बैन करने के लिए मिस्टर लीटन इस रेगुलेशन को लेकर आए थे जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको गैजिंग एक्ट भी कहते हैं और हिंदी में इसको गला घोटू अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट का जो उद्देश्य था, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका उद्देश्य था भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को पूरी तरीके से सप्रेस कर देना, कुचल देना, और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को कुचलने के लिए ये लेकर आए थे। अमृत बाजार पत्रिका इनका टारगेट था। अमृत बाजार पत्रिका दो भाषाओं में छपता था, बंगाली भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। इस समाचार पत्र ने अपने आप को इस एक्ट से बचाने के लिए रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर दिया और ये बांग्ला भाषा से छोड़ दिया इसने, और केवल ये इंग्लिश में प्रकाशित होने लगी, क्योंकि ये एक्ट अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर लागू नहीं था, यह केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर लागू किया गया। और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए जितने भी प्रेस को दबाने के जो अधिनियम थे उनमें सबसे कुख्यात अधिनियम ये माना जाता है, सबसे बुरा अधिनियम माना जाता है। हालांकि आगे चलकर जब एक लिबरल गवर्नर लॉर्ड रिपन गवर्नर बने हैं, लॉर्ड रिपन 1881 में, इन्होंने क्या किया, रिपन जी ने 1881 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया। वापस ले लिया। एक लिबरल गवर्नर ये माने जाते हैं।
लॉर्ड लीटन जी, और लॉर्ड लीटन जो है लॉर्ड रिपन जी, ये रिपन के जस्ट बाद आए हैं। इन्हीं के द्वारा 10 वर्षीय जनगणना का कार्यक्रम भी भारत में शुरू किया गया था। अच्छा, उसके अलावा जो है आगे चलकर आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन जब गवर्नर बना है तो कर्जन ने भी प्रेस के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। तो ये तो हो गया, हमने गवर्नर्स की बात की कि कौन कौन से गवर्नर्स थे जिन्होंने प्रेस को लेकर क्या क्या काम किया। अब थोड़ा सा पत्रकारिता की बात करते हैं। तो पत्रकारिता में भारतीयों ने उस समय जो पत्रकारिता थी, उस पत्रकारिता का जो उद्देश्य था वो भारतीय समाज को जागरूक करना, राष्ट्रवाद को प्रमोट करना और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना। ये राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति का एक माध्यम हुआ करती थी पत्रकारिता। आज की तरह से केवल एक व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं था। आज आपको पता है कि पत्रकारिता केवल मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है, लेकिन उस दौर में पत्रकारिता एक व्यवसाय न होकर राष्ट्र सेवा का एक माध्यम था। यह कमाई का जरिया नहीं था, इससे कमाई होती भी नहीं थी। अपने पास से व्यय करके ही समाचार पत्र लोगों के द्वारा निकाले जाते थे। तो एक राष्ट्रवादी हमारे हुए हैं मिस्टर सुरेंद्र बनर्जी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी विशेषता ये रही है कि बनर्जी साहब की ये पहले व्यक्ति हैं भारत के, ये पहले व्यक्ति हैं भारत के जो पत्रकारिता के लिए दंडित हुए थे। इनको सजा हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्रकारिता के लिए दंडित होने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो इसका जवाब होगा कि पत्रकारिता के लिए दंडित होने वाला पहला व्यक्ति है मिस्टर सुरेंद्र बनर्जी। और सुरेंद्र बनर्जी को सजा क्यों हुई? इन्होंने अदालत के एक फैसले के खिलाफ कुछ लिखा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नॉरिस की अदालत में शालिग्राम की एक प्रतिमा को लेकर मुकदमा चल रहा था। प्रतिमा कितनी पुरानी है इसका फैसला करने के लिए नॉरिस ने उसे अदालत में मंगवाया और फिर उसे देखकर घोषणा की कि ये प्रतिमा 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। नॉरिस की इस कार्रवाई से बंगाली हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची और सुरेंद्र बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को अपने अखबार बंगाली में, याद रखिएगा कि बनर्जी साहब ने जो लेख लिखा न्यायपालिका के विरोध में, जजमेंट के विरोध में, मिस्टर नॉरिस के विरोध में, तो किस समाचार पत्र में लिखा? तो बंगाली समाचार पत्र में लिखा। और उसमें क्या लिखते हैं ये कि नॉरिस ने सबूत दे दिया कि वह इस उच्च पद और जिम्मेदार पद के लायक नहीं है। इतना साहस ब्रिटिश काल में एक भारतीय राष्ट्रवादी और पत्रकार के अंदर होना एक बड़ी बात थी। आज के पत्रकार मुझे नहीं लगता कि सरकार के अगेंस्ट में इस प्रकार से या न्यायपालिका के अगेंस्ट में खुलकर वो लिख सकते हों। पूरी तरीके से वो ये देख कर लिखते हैं कि कहीं उनके कोई बिजनेस का नुकसान ना हो। कोई पत्रकार अगर लिखना भी चाहे तो जो मालिक होगा समाचार पत्र का वो लिखने नहीं देगा। तो उस समय इन्होंने निडर होकर बंगाली हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वाले मिस्टर नॉरिस के अगेंस्ट में अपने समाचार पत्र बंगाली में लिखा कि मिस्टर नॉरिस इस पद के लायक नहीं हैं। और इसी आर्टिकल की वजह से इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चला। इस मुकदमे की सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की, जिसमें 4 पर यूरोपीय थे और सुरेंद्र बनर्जी को 2 माह के कैद की सजा हुई। बेंच में शामिल भारतीय जज रोमेश चंद्र मित्र इस फैसले से असहमत थे। लेकिन ये जो घटना हुई कि सुरेंद्र बनर्जी को जो सज़ा दी गई पत्रकारिता की वजह से, इसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ इनकी सज़ा के विरोध में। यानी भारतीय राष्ट्रवादी लोग, वे लोग जो उस समय तक जागृत हो चुके थे, उन लोगों ने इस अन्याय का विरोध किया, उस अन्याय के विरोध में खड़े हुए और इनके विरोध में पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरोध में आवाज़ें की गईं, सभाएं की गईं। तो ये नाम याद रखिएगा आप, सुरेंद्र बनर्जी पत्रकारिता के लिए दंडित होने वाले ये पहले भारतीय थे
कितने दिनों की सज़ा हुई थी? 2 माह की सज़ा हुई थी। और क्या लिखा था इन्होंने? बंगाली, इनका जो समाचार पत्र था उस समाचार पत्र का नाम है बंगाली। उस बंगाली समाचार पत्र में इन्होंने न्यायपालिका के एक जजमेंट के अगेंस्ट में लिखा, एक न्यायाधीश के विरोध में लिखा, और वह न्यायाधीश था मिस्टर नॉरिस। सालिग्राम की प्रतिमा की उम्र को लेकर कि वह प्रतिमा कितनी पुरानी है, जिसकी वजह से बंगाली हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, इसी के जजमेंट के अगेंस्ट में श्री बनर्जी ने लिखा था, और जिसकी वजह से इनको 2 माह की सज़ा हुई। तो आपको याद करने लायक क्या है कि पहला भारतीय जो पत्रकारिता के लिए दंडित हुआ या जिसको सज़ा मिली, वे भारतीय थे मिस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद हम थोड़ा सा तिलक जी की बात करेंगे, क्योंकि तिलक भी पत्रकारिता की वजह से दंडित हुए हैं। तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में एक बड़ा नाम है, वो उग्रवादी दल के ये प्रमुख नेता माने जाते हैं, है ना। एक निडर पत्रकार भी रहे हैं। 1881 में तिलक ने कई बार ये पूछा गया आपसे, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि थोड़ा सा कंट्राडिक्ट ये है ना, विरोधी, कि मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठी या मराठा नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया 1881 में। और इन्होंने इसका जो संपादकीय जिम्मा है वो खुद लिया, और तिलक जी ने अपने संपादकीय लेख में न्यायपालिका के विरुद्ध तो नहीं लिखा, हाँ, लेकिन एक घटना है उसको लेकर लिखा। घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। पूना में प्लेग फैला हुआ था, और ये घटना है 1897 की, 1897 की है। और पूना में क्या फैला हुआ था? प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी। जो ये प्लेग नामक महामारी थी, इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें एक प्लेग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे मिस्टर रैंड को बनाया गया था प्लेग कमेटी का अध्यक्ष, और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट को भी इसमें रखा गया था, लेफ्टिनेंट आर्यस्ट। तो ये लोग कर क्या रहे थे? प्लेग कमेटी के जो लोग थे, इस महामारी से लोगों की रक्षा करने के स्थान पर जो लोग पीड़ित थे, जो बीमार थे, उनको जीते जी कब्रिस्तान में और शमशान घाटों में फेंक दिया जा रहा था, यानी उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था। तो ये इनका तरीका था इस प्लेग से बचाव का। इसकी वजह से रैंड और अरेहस्ट दोनों की हत्या कर दी गई है 27 जून 1898 में चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से प्लेग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे वो पूरी तरीके से अमानवीय था। बीमार लोगों को जीते जी बिना उपचार के ऐसे ही फेंक देना तो निश्चित रूप से अमानवीय था ये, और इसके विरोध में चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। तिलक ने अपने अखबार में इस हत्याकांड की निंदा की और कहा कि यह पागलपन की हद है। मतलब इस हत्याकांड का समर्थन नहीं किया तिलक ने, लेकिन इसके बावजूद तिलक के ऊपर एक धारा आईपीसी की थी 124A, इसके तहत तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब प्रश्न ये है कि हत्या हुई, हत्या किसी और ने की, हत्या का इन्होंने खंडन भी किया, इसके विरोध में भी लिखा, इसके बावजूद इनके ऊपर धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और इस मुकदमे के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। इनका मुकदमा चला है न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में, और तिलक को दोषी पाया गया है और इनको 18 महीने की सजा दी गई है। अब प्रश्न ये कि तिलक का दोष क्या था, इन्होंने ऐसा क्या लिखा था अपने समाचार पत्र में। तो तिलक ने अपने समाचार पत्र में शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को जस्टिफाई किया गया था, और इसी को रिलेट कर दिया है ब्रिटिश सरकार ने चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या से।
और ये मान लिया कि चापेकर बंधुओं के द्वारा जो हत्या की गई वह इसलिए की गई क्योंकि तिलक ने अपने समाचार पत्र में शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या को जस्टिफाई किया गया है। हालांकि तिलक ने सरकार द्वारा लगाए गए अभियोगों का खंडन किया और कहा कि विदेशी शासन के प्रति नफरत फैलाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इसके बावजूद तिलक को सजा हुई, 18 महीने की सजा हुई और तिलक की सजा के विरोध में कई जगह पर धरना प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई पूरे देश भर में, लेकिन उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये चलता रहा। इनकी सजा के विरोध में लंदन में भारतीय अप्रवासियों की सभा में भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी तरीके, जारशाही तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था और लंदन में कहा था भारतीय अप्रवासियों की सभा में भाषण देते समय। खैर, तो तिलक जी को सजा हो गई। तो ये दो महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रवादी नेता थे जिनको पत्रकारिता की वजह से सजा हुई है। तिलक के ऊपर जो है दोबारा एक मुकदमा चलाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया 24 जून 1908 को और फिर इन्होंने सरकार के विरुद्ध लिखना जारी रखा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि भारत के अंदर जब पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, आधुनिक पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, तो उस पत्रकारिता के प्रारंभ के बाद अनेक ऐसे गवर्नर भी हुए जिन्होंने प्रेस की आज़ादी का समर्थन किया और कुछ गवर्नर ऐसे हुए जिन्होंने प्रेस का गला घोटने का प्रयास किया। और इसके बावजूद भारत के राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में आवाज़ें उठाईं, अपनी बातों को सशक्त माध्यम से रखा बिना किसी भय के, और इस प्रकार से भारत के अंदर पत्रकारिता जो है वो चलती रही। और कई बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। कुल मिला के जिसे हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखते हैं, इस चौथे स्तंभ की शुरुआत औपनिवेशिक शासनकाल में मानी जाती है या औपनिवेशिक शासनकाल में हुई है। खैर, आज अगर हम बात करें तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न होकर मात्र धन कमाने का एक माध्यम रह गया है, एक व्यवसाय भर रह गया है, जिसमें चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो समाचार पत्र के मालिक हों, उनका एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से उनका बिजनेस आगे बढ़े। जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना या सरकार की बात को जनता तक पहुंचाना, इसको वो शायद अपना धर्म नहीं मानते। वो भूल चुके हैं कि किस उद्देश्यों को लेकर भारत के अंदर पत्रकारिता चली है, प्रारंभ हुई, और किस तरीके से हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने बिना भय के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, वो तो दूसरी सरकार थी, उसके खिलाफ जमकर आवाज़ें उठाईं और प्रेस के वास्तविक उद्देश्य को साकार रूप दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गवर्नर थे जो समाचार पत्र के आज़ादी के विरोधी माने जा सकते हैं, तो उसमें आप नाम ले सकते हो लॉर्ड वेलेस्ली का, मिंटो का, लॉर्ड एडम्स का, कैनिंग का, लीटन का। ये वे गवर्नर हैं जो भारत में प्रेस की आज़ादी के विरोधी थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि समर्थक कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग हैं, बेंटिक हैं, मेटकॉफ हैं, मैकाले हैं और रिपन हैं। ये वे गवर्नर्स हुए हैं जिन्होंने प्रेस की आज़ादी का समर्थन किया है। तो इसी के साथ समाचार पत्र वाला जो ये प्रेस की आज़ादी का जो ये अध्याय है, ये समाप्त होता है। तो अब मिलेंगे हम लोग।